हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है। आज का टॉपिक है योजना और परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली योजना आती है स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में पढ़ते हैं। इस योजना को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह योजना 5 अप्रैल 2016 को यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को, और 5 अप्रैल 2023 को इसके 7 वर्ष पूर्ण हुए। और इसका योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? 2025 के लिए, स्टैंड अप इंडिया योजना। अब दूसरी योजना आती है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इन योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ स्टार्ट की गई? यह छत्तीसगढ़ में की गई। यह किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। यह विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, और जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण हेतु 100% और 5 एकड़ भूमि से अधिक वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। अब आता है बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। यह परियोजना कटुपल्लू स्थित मैथर्स L&T शिपयार्ड में इस परियोजना के तहत 2 या जहाज़ों यार्ड 18,001 समर्थक और यार्ड 18,002 उत्कर्ष की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत हुई। कहाँ हुई? कटुपल्लू स्थित मैथर्स L&T शिपयार्ड के तहत 2 जहाज़ों, जिसमें यार्ड 18,001 समर्थक और यार्ड 18,002 उत्कर्ष के तहत। अब आता है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे के बारे में। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के अंतर्गत NH 275 में बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन बनाना शामिल किया, और इसमें 118 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की कुल लागत 8,480 करोड़ रुपए है। यह कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे यह बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड में 6 लेन वाला है, और यह NH 275 पर इससे संबंधित रहा है। अब आता है MSME प्रतिस्पर्धा स्कीम। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियन स्कीम के तहत स्कीम की शुरुआत की गई। कहा किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम का लक्ष्य देश में MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा तैयार करना है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? वैश्विक रूपरेखा तैयार करना। वैश्विक फेलोशिप योजना। यह योजना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी 2028 को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, वैभव फेलोशिप योजना। नेक्स्ट आती है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। यह परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृत किया गया और मई 2021 में मूल्य स्तर पर 31,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2,880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। कौन सी जल विद्युत परियोजना? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, जो देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा। यह भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? पहला समुद्री स्थानिक योजना पुदुचेरी में लॉन्च की गई। दिल्ली दौसा लालसोट खंड के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण में निर्मित 246
किलोमीटर लंबा यह खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। कहाँ कहाँ? दिल्ली दौसा लालसोट खंड। यह दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण का 246 किलोमीटर लंबा है और यह 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। अब आता है प्लीड निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस योजना का पूर्ण रूप प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है। इस प्लीड का जो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि यह क्या है, और 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा कि प्लीड का अर्थ पूर्ण रूप है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। यह कहाँ स्टार्ट की गई है? यह निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में 1 जनवरी 2023 को शुरू की गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया। यह योजना का उद्देश्य 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। एकीकृत खाद्य योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना रखा गया है। अब आता है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह सुन्नी बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में SJVN लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाले 382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब आता है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी 3 जनवरी 2023 को। आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुर्नूल में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। कौन सा? श्रीशैलम मंदिर, आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट वाणी के बारे में। प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट वाणी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा इसे संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों की भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाता है। अब पढ़ते ही हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। यह महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है और इस महामार्ग का अन्य नाम नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है। यह समृद्धि महामार्ग है। अब आता है नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण। नागपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया और खापरी मेट्रो स्टेशन दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। मतलब जो नागपुर के पहले मेट्रो का जो चरण था उसको संपन्न किया गया और दूसरे खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया। और प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमेटिक स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब आते हैं 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया और इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डे शामिल हैं। अब आता है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित की जाएगी और योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी और अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब आता है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक निश्चित कर दी गई है।
अब आता है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक का रुपए डब्लू का प्रायोगिक परिचालन के बारे में। आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई और सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान डिजिटल रुपया का उपयोग करके किया जाएगा। अब आता है मिशन लाइफ के बारे में। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया और यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है? यह पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है और इसे कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात के केवड़िया में इसे लॉन्च किया गया। अब आता है पराली प्रबंधन परियोजना या वायु अमृत। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना लॉन्च की गई, वायु अमृत। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन। यह 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। कौन? पीएम डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। अब आता है महाकाल लोक परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आते हैं सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग या टेली मानस पहल। इसे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल की शुरुआत की गई। इसका टोल फ्री नंबर 14416 है। अब आता है फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी तरह की इस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना टोयोटा द्वारा शुरू की गई और यह परियोजना 100% पेट्रोल के साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगी। अब आता है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के बारे में। यह परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस मेट्रो की यात्रा की और इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार फिर से चालू किया गया है। अब पढ़ते हैं कन्वर्जेंस पोर्टल के बारे में। यह पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सारस परियोजना इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, मानसिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी परियोजना? सारस परियोजना। कहाँ स्टार्ट की गई है? गाजियाबाद में। बायोएथेनॉल परियोजना कृभको हजीरा। बायोएथेनॉल परियोजना केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायोएथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के बारे में। पीएम श्री शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई और यह योजना देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। अब आता है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन के बारे में। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेदिक के छात्रों हेतु इस फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई। इस फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थी को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कौन सी? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन स्पार्क कार्यक्रम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना। इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से गुजरेगा और इस उद्यान के अंतिम 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 340 मीटर डाट काली सुरंग शामिल है। अब पढ़ते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले में सेप्पा में चियांग ताजो तक संचालित की गई है। अब आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना लागू की गई है और इस योजना की कार्यावधि 2021-22 से 2025-26 तक लागू की जाएगी। अब आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। इसे 2022-23 में शुरू करने का निर्णय लिया गया।
भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के परामर्श से इस योजना के शुरू करने का निर्णय जून 2022 में लिया गया और यह भारत सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाएगा और इस बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा और निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम स्वर्ण होगी। इससे संबंधित योजना एवं परियोजनाएं हैं। अब पढ़ते हैं प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान के बारे में। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ हुआ और किसने किसकी अध्यक्षता की और कहाँ पर आयोजित हुआ, इन सब के बारे में आता है। जिसमें पहला आता है अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 के बारे में। यह बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के बेलिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। अब आता है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के बारे में। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर इन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति संपन्न 2023 प्रदान किया। अब आता है NADVEX और IDEX 2023 के बारे में। नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE में आयोजित है और इसमें भारतीय नौसेना के पूत INS सुमेधा ने भाग लिया। अब आता है सर्व दवा सेवन अभियान। यह सेवन अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है ऑपरेशन नारकोस और आहट के बारे में। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान है। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023 के बारे में। इंडियन काउंटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या सर्ट इन द्वारा नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट के बारे में। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर, राजस्थान में संपन्न किया गया। फिर आता है अभ्यास संगम 2022 के बारे में। भारतीय नौसेना, नारकोस और US नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैनिक विशेष बल अभ्यास का 5वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। फिर आता है अभ्यास समन्वय 2022। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ। अब आता है सी विजिल 2022 के बारे में। देश के सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण यह 15 से 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया। गरुड़ थर्ड यह भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन और राजस्थान में आयोजित किया गया। अब आता है अभ्यास प्रस्थान 2022 के बारे में। एक तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया। पावर एक्स 2022 यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर स्टेक के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर है। पावर एक्स 2022। अब पढ़ते हैं ऑपरेशन गरुड़ 2022। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 के बारे में। यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी या नन्हे फरिश्ते मिशन, जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति, इन सभी मिशनों को रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा संचालित अभियान है और ऑपरेशन सेवा के तहत बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु सहायता की गई है। ऑपरेशन सेवा के तहत ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय की कार्यवाही की जाएगी और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा या भाग विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछुड़े बच्चों की पहचान एवं बचाव के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। तथा ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत महिला RPF कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिला यात्रियों को मदद की जाएगी। यह रेलवे पुलिस बल के द्वारा कौन कौन से चलाए गए? ऑपरेशन सेवा बुजुर्ग नागरिकों के लिए, ऑपरेशन डिग्निटी निस्वार्थ भाव से समय कार्य के लिए, नन्हे फरिश्ते या गुमशुदा बच्चों के लिए, और जो जीवन रक्षा
और जो ऑपरेशन मातृशक्ति, यह आरपीएफ कर्मियों में प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिलाओं की यात्रियों को मदद करने के लिए यह चलाए गए हैं। अब आता है युद्ध अभ्यास 2022। यह भारत अमेरिका का अभ्यास है जो 18वां संस्करण ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022, इसे 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमडेसिवियर विरोधी पहल रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया और इसका विषय रेमडेसिवियर हमलों से निपटने के लिए एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार करना है। अब आता है युद्धाभ्यास उदार शक्ति के बारे में। यह भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसे मलेशिया में आयोजित किया गया। ऑपरेशन अभ्यास वज्र प्रहार 2022, इसे भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के युद्धाभ्यास का यह 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ गया। समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास 2022, यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में आयोजित किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली या लाइफ अभियान का शुभारंभ, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इस वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया और इसके शुभारंभ के पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोब कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई है और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्याय के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब पढ़ते हैं प्रमुख आयोग एवं समितियों के बारे में। आयोग और समितियों में पहली आती है बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने हेतु G20 की विशेषज्ञ समूह भारत की G20 की अध्यक्षता के तत्वाधान में गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य एक उन्नत MDB इको प्रणाली का रोडमैप तैयार करना है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमेराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं भारत के 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह इस समूह के सह संयोजक रहेंगे। अब आता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव TB स्वामीनाथन के द्वारा की जाएगी। तुअर दाल के लिए भंडार की ताज़ा स्थिति की निगरानी हेतु के लिए उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता निधि खरे जो अपर सचिव उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्ष हैं, वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आता है भारतीय नवाचार को गिफ्ट IFSC में स्थानांतरित करना विषय एक विशेषज्ञ समिति है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित किया गया हो। RBI के पूर्व कार्यकारी निर्देशक G पद्मनाभन इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। अब आता है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। यह 6 सदस्यीय समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई है और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय M सप्रे इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। अब आता है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी गई, जो कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और इसका कार्यकाल कितना बढ़ाने का किया गया है? 31 अगस्त 2024। रोरो और रोपैक्स फेरी सेवाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है और यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष SK महती द्वारा इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अब आता है लद्दाख विशिष्ट संस्कृति भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु समिति। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा की गई है। अब आता है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें की अध्यक्षता राम अवतार से हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं, इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आता है उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित इसे गठित किया गया और इसका गठन IIT परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्ण की अध्यक्षता में किया जाएगा। अब आता है स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किया गया है। इसे IRDAI के सदस्य राकेश जोशी की अध्यक्षता में गठन किया गया। गाम्बिया में कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हेतु जांच हेतु ये विशेषज्ञ समिति जारी की गई है। इसकी अध्यक्षता YK गुप्ता के द्वारा की जाएगी। यह एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। परधर्म परिवर्तन करने वाले SC का दर्जा देने हेतु विचार करने के लिए आयोग केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है और यह पूर्व CJI न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया।
सतत विकास पर विशेषज्ञ समिति। इस समिति की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष इंजेति श्रीनिवास को सौंपी गई है और इस समिति का गठन सी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता के.बी. सुब्रमण्यम जो सेबी द्वारा भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी अध्यक्षता के लिए यह समिति इनकी अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया है। कौन? विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफपीआई सलाहकार समिति। यहाँ पर 3 टॉपिक फिनिश होते हैं। एक तो पहला टॉपिक हमने योजना परियोजना के बारे में पढ़ा, दूसरा ऑपरेशन एवं अभियान पढ़े और तीसरा पढ़ा आयोग एवं समितियाँ। यहाँ पर हमारे तीनों मेन टॉपिक ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन सभी वीडियो को आप बार बार देखते रहें, जिससे आपको ये चीज़ें माइंड में बैठ जाए और एग्ज़ाम में आए तो आप उसमें सही रिस्पॉन्स दे पाएँ।